हेलो मूसा खान, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी गर्मी में आपने डॉग्स की कंडीशनिंग इतनी अच्छी रखी है, इसके लिए क्या ट्रिक्स यूज़ करते हैं? ट्रिक्स तो नहीं है, जनरल किस्म का आइडिया है कि आप कुत्तों को टाइम दें। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि इनकी डिवर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके कोट के अंदर जो शाइन देख रहे हैं वो उसकी जो बेसिक रीज़न है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बिहाइंड, वो ये है कि आप उसकी डिवर्मिंग बहुत अच्छी करें। और डिवर्मिंग आपने अगर करनी है तो वो स्पेसिफ़िक डॉग का स्पेसिफ़िक डिवर्मर जो इम्पोर्टेड है उसको यूज़ करें। इसी तरह सबसे दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इनका डाइट प्लान है वो आपको पीरियडिकली चेंज करना चाहिए। मतलब आप कभी कीमा डाल रहे हैं, कभी चिकन डाल रहे हैं, लेकिन डॉग फूड जो है वो आपकी बेस होनी चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन द वेदर एज वेल। वेदर का बहुत ज़्यादा रोल है हमारी कंट्री में, क्योंकि ह्यूमिडिटी फैक्टर जो है जो 3-4 महीने रहता है, उसका सबसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कुत्ते के ऊपर आपको नॉर्मली नज़र आएगा। वो ये है कि उनकी कोट कंडीशन नहीं बेहतर बनती, इनकी सेहत वैसी नहीं रहती। उसके लिए आप नॉर्मली देखेंगे कि मैंने कूलर्स लगाए हुए हैं, वाटर कूलर्स, जो कि ह्यूमिडिटी में इतने अच्छे नहीं चलते, वो अभी सिर्फ फ़ैन पे काम कर रहे हैं। लेकिन ग्रेजुअली आप इसको नहलाएं, इसको लेके जाएं बाहर, वो इसी तरह चीज़ें कवर अप होती जाती हैं। इट्स वेरी टफ जॉब फॉर यू। What time you get up in the morning? I wake up somewhere close to 6-6:30 in the morning। और वो सिनेरियो इज़ दैट कि मैं इनको खोलता हूँ, खोल के ग्राउंड में लेके जाता हूँ। जिस तरह इंसान का ये होता है ना कि वो बाहर जाए, पार्क में जाए, मार्केट में जाए, सोशलाइज हो, उसका एक बहुत फैक्टर होता है इनकी हेल्थ में। ये जब बाहर जाते हैं, सोशलाइज करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, भागते हैं, तो उससे हेल्थ मेंटेन रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कुत्ते की डेवलपमेंट में और उसकी सेहत बेहतर रखने में। इस डॉग का टेम्परामेंट देख रहा हूँ कि इसका लेवल बड़ा लो है। हम आउटसाइडर्स हैं, हम पे अटैक नहीं कर रहा है। ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, शुरू होता है आफ्टर आप लाइक 15 डेज फ्रॉम बर्थ। आप ग्रेजुअली उसकी फीडिंग हाथ से करना शुरू करते हो, उसकी डिवर्मिंग हाथ से करते हो। फिर क्योंकि हमने इनको डॉग शोज़ में शो करना होता है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आए होते हैं और स्ट्रेंजर्स ही होते हैं नॉर्मली। सिनेरियो इज़ दैट कि आपको जब जज आएगा, इसकी बाइट चेक करेगा, इसका टेम्परामेंट चेक करेगा, तो उस टाइम अगर कुत्ता पड़ जाएगा तो वो डेफिनेटली वो डिस्क्वालीफाइड है। उसका टेम्परामेंट बनाना पड़ता है, उसको मार्केट में लेके जाएं, उसको बाहर लेके जाएं, लोगों से सोशलाइज कराएं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब इसकी ब्रीड सर्वे का टाइम आता है, जिसमें ब्रीडिंग अलाउ करते हैं वो, तो सबसे पहली चीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इनका टेम्परामेंट चेक करते हैं। और ये जो हॉबी है, कितने सालों से आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं? प्रोफेशनल हॉबी तो मैंने शुरू की थी 2007-2008 से। क्या पेडिग्री डॉग था, वीजियम कुत्ता आया हुआ था जर्मनी से, उसका बच्चा। तो वो फिर शो में गया, वो आई थिंक 2nd-3rd प्लेस हो गया। तो वहाँ से अर्ज टू मूव अहेड शुरू हो गई और मैं डिफरेंट ब्रीडिंग कराना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुत्ते के बच्चे जो हैं वो इस साल भी हम तैयार कर रहे हैं, 1-2 बच्चे। यू जस्ट ट्रीटेड एज अ हॉबी और अ बिजनेस? मैं कभी बाहर से लेके बच्चा नहीं बेचता। हाँ, इनकी जो ब्रीडिंग होती है डेफिनेटली वो मैं डंके की चोट पे बेचता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज कि 12-12 हज़ार रुपये का डॉग फूड का बैग है, फिर मल्टीविटामिन्स हैं, क्योंकि ये स्टड है और ही इज़ बीन डूइंग स्टड सिंस लास्ट 3 to 3.5 years। तो मल्टीविटामिन्स हैं, फिर जो केयर टेकर है उसकी तनख्वाह है, उसके बाद इनके खाने के पैसे हैं, तो वो मैं उसी में से निकालता हूँ। अदरवाइज़ हमारे मुल्क में, क्योंकि आपको पता ही है हालात किस तरह चल रहे हैं, ऊपर से कोविड के सिनेरियो चल रहा है, तो फिर वो पैसे निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं उसका एक सेपरेट मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, उसी से मैं वो पैसे निकालता हूँ और इनको डॉग फूड वगैरह ले आता हूँ। लेकिन इट इज़ टोटली हॉबी, नो बिजनेस, नो कमर्शियल। इन द डॉग वर्ल्ड, हु इज योर फेवरेट डॉग जिसने आपके नाम को प्रमोट किया इन द डॉग वर्ल्ड? ही इज़ द ओनली फेवरेट डॉग। इससे पहले एक फ़ीमेल थी, फ्लोरा वॉम मार्बल, लियाना कॉलिंग नेम था। शी वॉज़ वेरी नाइस, लेकिन वो क्योंकि अपनी वो 7.5 साल 8 साल की उम्र गुजार गई थी। But he's the one who has actually promoted me and relaunched me in the hobby, in the dog world to be very exact। इसी की वजह से लोग मुझे पहचानने शुरू हुए। लोगों को पता लगा कि यार वो मॉडल टाउन में भी जो लड़का रहता है उसके पास एक बड़ा अच्छा कुत्ता है, तो लोग उसको यूज़ भी करना शुरू किया उन्होंने। Who's your mentor person जिनसे आपने बहुत ज़्यादा लर्न किया इन द डॉग वर्ल्ड? टू बी वेरी एग्जैक्ट, उमर शेख साहब हैं। ही इज़ बीन देयर सिंस फॉर एवर। शायद मेरी बर्थ से पहले भी हो, मेरी उम्र 87 में मेरी पैदाइश है, तो ही इज़ बीन देयर सिंस फॉर एवर और ही इज़ बीन टीचिंग मी अलॉट। ये उन्हीं की ब्रीडिंग का कुत्ता है, उनसे पूछ लेते हैं, वो ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कर देते हैं, वो ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कर देते हैं। ही इज़ द बेस्ट जज साइड बाय साइड, ही इज़ द बेस्ट टीचर एज वेल। हाउ डू यू सिलेक्ट बेस्ट पपी इन द लिटर? ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। मतलब इस सवाल को आज तक नॉर्मली कोई इतना अच्छा आंसर नहीं कर सका। आप देखें कि 7 या 8 या 5 या 4 पपीज़ का लिटर होता है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि ब्रीडर के लिए सिलेक्शन एक बड़ी चीज़ ऐसी मैटर करती है, क्योंकि उसने आगे अपने डॉग शोज़ में प्रेजेंट करने होते हैं और बच्चा निकालना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो ये होता है कि 4-5 बच्चे घूम रहे हैं, उसमें आप
बेसिक चीज़ों के ऊपर निकालते हैं कि मूवमेंट कैसी है कुत्ते की, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, आप खड़ा करके उसको देखते हैं। फिर सबसे बड़ी जो ट्रिक होती है वो 1 घंटा पहले एक अच्छा लग रहा है, अगले दिन आपको दूसरा अच्छा लग रहा होगा। और आप इमेजिन करें कि 2 महीने 3 महीने पे पिक निकाला होता है आपने, वो 6 महीने पे जो किक ऑफ द लिटर होता है, जो सबसे लास्ट बच्चा होता है उससे बुरा हो जाता है, और जो सबसे बुरा होता है वो सबसे अच्छा हो जाता है। तो बहुत डिफिकल्ट स्टेज है। पपी नॉर्मली सिलेक्ट होता है 3 से 5 महीने की उम्र में, जब नज़र आना शुरू हो जाता है। वो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। खुद से ट्रेनिंग करते हैं और यू हायर अ डॉग ट्रेनर? ट्रेनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ लिमिटेड टू द फैक्ट कि या तो आपके पास टाइम नहीं है, और दूसरा ये है कि कोई बिल्कुल ही नया होम है उसको आप ट्रेनर रेकमेंड इमीडिएटली करते हो, ताकि अगर वो प्रेफर कर रहा है शो। लेकिन आजकल ना ट्रेनर्स का बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ गया है। रीज़न इज़ दैट कि जो भी लेता है वो कहता है कि यार मुझे इसको ओबीडियंस करानी है, मुझे इसको सोशल करना है, तो वो ट्रेनर को कर ले। हमें नॉर्मली इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और कौन सी एज पे एग्जैक्ट हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं? टू बी स्पेसिफिक, वो आपकी 30 से 35-40 दिनों पे आप वो डॉग फूड के बोल पे उसको लगाना शुरू करते हैं। बाय द टाइम 2 महीने का होता है तो आप उसको बॉल, कोई ऐसा टॉय, कोई टीदर उसके ऊपर लेके आना शुरू हो जाते हैं। तो वो भी आपका एक बड़ा स्पेसिफिक मेथड होता है कि वो खाने की खुशबू उसके अंदर होनी चाहिए। तो जब आप उसको निकालें तो उसके लिए ट्रीट क्या है, उसके लिए वो ट्रीट बॉल या टॉय नहीं है, वो उसके लिए ट्रीट है क्योंकि वो उसको खाने भूखा है तो उसको खाना मिल रहा है। तो उसी चीज़ पे आप उसको निकालना शुरू करें। इनिशियली वो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स शायद लो करे, तो उसको टाइम टू टाइम बड़ा शॉर्ट स्पैन के लिए आप उसको लेके आएंगे ट्रेनिंग के ऊपर, उसके बाद उसको फिर इजी कर देंगे। और जो आपका कीपर होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी की कमांड पे वो आना शुरू होता है। तो वो नॉर्मली अगर आप हैंडलर हैं तो आप उसको ट्रेन ना करें, आपका जो कैनल बॉय है वो बड़ा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। आप उसको बताते रहें टाइम टू टाइम कि किस तरह इसको ट्रेन करना है, किसका इसको ट्रीट देनी है, तो वो बिल्डिंग टूवर्ड्स एक अच्छा एडल्ट डॉग बनेगा और ट्रेन डॉग बनेगा। जर्मन शेपर्ड इज अ कैनाइन कैटेगरी। इसकी हाइट्स ना ख़राब हो, कुत्ता फर्म रहे, तो कितनी देर हम इसको एक्सरसाइज करवानी चाहिए और हमारा वीकली शेड्यूल क्या होना चाहिए? लोग डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि जिस तरह हम लोग रेगुलरली वॉक करेंगे हम फिट रहेंगे। तो ये एक हॉबी है और ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो कि बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डॉग की अपब्रिंगिंग में। आप इसको रेगुलरली लेके जाएं, बेशक 5 मिनट के लिए ग्राउंड में लेके जाएं। हमारे यहाँ पे अप्रैल से बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी शुरू हो जाती है, अप्रैल एंड से, और वो रहती है सितंबर एंड तक। तो उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है कि कुत्ते को एक्सर्शन तो नहीं दे रहे हैं, वो पता चले बाहर जा रहा है, वो डिहाइड्रेट होकर वापस आ रहा है और वो आके उसको हार्ट अटैक हो गया है या वो स्ट्रोक हो गया है, कोई भी। आप ग्राउंड रेगुलरली लेके जाएं। हाँ, सितंबर 15 के बाद से 20 के बाद से जब मौसम बेहतर होना शुरू होता है तो आप इसको शामों को या अर्ली मॉर्निंग, जिस समय 6 साढ़े 6 बजे लेके जाता हूँ ग्राउंड में, आप इसको लेके जाएं, बॉलिंग करवाएं, फिर हाइड एंड सीक खिलवाएं। तो उससे टेम्परामेंट भी बेहतर होना शुरू हो जाता है और बेहतरीन आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। डू यू थिंक कि हमें बाहर से डॉग को इंपोर्ट करके तैयार करना चाहिए या लोकल ब्रेड जो पाकिस्तान में पैदा हुए हों उन पे मेहनत करके उनको आगे तैयार करना चाहिए? ये पहले बड़ा ईजी होता था कि आपकी 4 से 5 हज़ार यूरो में एक अच्छी क्वालिटी की फ़ीमेल आ जाएगी। अब आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक तरफ का 2000 यूरो किराया है और आजकल 1 यूरो जो है वो 206 रुपये 205 रुपये का चल रहा है। स्ट्रेट अवे 2 लाख रुपए तो आपके यही आ गए। उसके बाद आप दूसरी चीज़ें देखें कि जो कुत्ते की कॉस्ट है, एक प्रेग्नेंट बिच की कॉस्ट, अच्छी बिच की 8 से 9 हज़ार यूरो है। तो अगर आप 20 लाख रुपए का कुत्ता मंगा रहे हैं, मेरा तो नहीं ख्याल कि अभी कोई इतनी ज़्यादा इस सिचुएशन में जहाँ बिजनेसेस ही नहीं है लोग इतना रिस्क ले सकते हैं। और फिर आपको पता भी नहीं है कि वो फीमेल यहाँ आएगी तो वो इस गर्मी में डिलीवर कर देगी, अबॉर्ट तो नहीं कर देगी। अगर डिलीवर करेगी तो एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा, उस क्वालिटी के बच्चे होंगे। तो मेरा जहाँ ज़ाती ख्याल है कि हमारे पास अब लोकल जो स्टॉक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इवन आपके फॉरेन जजेस आते हैं, लास्ट ईयर शोज़ हुए थे, तो वो अपनी क्रिटिक में कहते हैं कि जो फीमेल्स इन पाकिस्तान आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो इसी तरह हम अगर अपने स्टॉक को प्रॉपर्ली मैनेज करें और प्रॉपर्ली लाइन ब्रीडिंग, सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बना है जी, वो काला मुँह होना चाहिए, डार्क रंग होने चाहिए। तो वो हम ये नहीं देखते कि वो लाइन ब्रीडिंग हो ही नहीं रही, हम उसको ब्रीड कराना चाह रहे हैं एक अच्छे स्टैंडर्ड पे, A+ क्वालिटी पे, तो वो B क्वालिटी रिजल्ट आएगा, C क्वालिटी। वो हम रंगों के ऊपर ही घूम रहे होते हैं। तो जो हम सबसे पहले इनिशियल जो स्टेप है वो आप देखें कि उसको जो आप मैनेज कर रहे हैं ब्रीडिंग को, वो हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है। आप देखेंगे वर्चुअल ब्रीडिंग का प्रोसेस, उसके अंदर आप स्टड का नाम लिखें, आप डैम का नाम लिखें, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी लाइन ब्रीडिंग 4-5 पे हो रही है,
5 पे हो रही है। जितनी दूर की ब्रीडिंग होगी, जितनी जगहों से 2-3 जगहों से वीए आके लग रहा होगा, तो आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। क्या आप हमें ये बताएंगे कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो एसवी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं या पाकिस्तान में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं? सर, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स आर एक्चुअली नो स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं, हम जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफ एसवी जर्मनी। जो जर्मन स्टैंडर्ड है, उन्होंने हाइट्स को जो है ना वो स्पेसिफिक कर दिया है कि जो ब्रीडिंग के लिए फीमेल्स हैं और मेल्स हैं उनको बड़ा स्पेसिफिक हमने रखना है। वैसे तो अगर आपकी 58 to 60 सेंटीमीटर की फ़ीमेल हो तो बेहतरीन है। आपका अगर कुत्ता है तो वो 65-66 होना चाहिए, विच इज़ अबव मीडियम साइज डॉग। आपकी जब हाइट बड़ी होनी शुरू होती है, इंसानों में देख लें कि हड्डियों के प्रॉब्लम आने शुरू हो गए, तो सेम इनमें हाइट प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे उन्होंने ब्रीड को, हाइट को मैनेज किया और मैनेज करके उन्होंने वो वर्ल्ड वाइड जो क्लब्स एसवी के अंडर फॉल करते हैं, जिसका हेड क्लब एसवी है, वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे और जो ब्रीडिंग के लिए लोग उसको फॉलो करेंगे तो उनके बच्चे रजिस्टर होंगे, अदरवाइज़ नल। वो फिर ब्रीड सर्वे नहीं होंगे तो फिर वो वाइट पेडिग्रीज बनेंगी और वो कहानी उनके लिए थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। Thank you, Musa Khan, for your wonderful time and your knowledge which you are sharing with us. It was real pleasure having you at my place.